सुप्रभात। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी ध्वनियों का स्वरूप के अंतर्गत वाक्य संरचना पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम वाक्य के अर्थ, तत्व तथा वाक्य की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रथमतः वाक्य का अर्थ क्या है या वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वस्तुतः सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें वक्ता के कथन को संपूर्णता अर्थात पूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता हो, वह वाक्य कहलाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि निश्चय ही वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है जो व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होता है। और यह व्याकरणिक पूर्णता वाक्य में तभी आती है जब वाक्य में प्रयुक्त पदों का क्रम सुनिश्चित हो तथा उनका मेल सुनिश्चित हो, अर्थात जब वाक्य का पदक्रम व्याकरणिक नियमों के अनुरूप होता है तथा उन पदों में पारस्परिक अन्वय यानी मेल या समन्वय होता है, तभी वह वक्ता के आशय को, उसके अर्थ को पूरी तरह से प्रकट करने में सक्षम होता है। इस प्रकार या इस आधार पर वाक्य रचना के दो महत्वपूर्ण तत्व निर्धारित किए जा सकते हैं या किए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वाक्य रचना के तत्व। हिंदी में वाक्य रचना के मूलतः दो तत्व हैं, पहला अन्वय और दूसरा पदक्रम। तो पहले हम देखते हैं कि अन्वय क्या है या अन्वय किसे कहते हैं। वस्तुतः वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का यानी वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के अनुसार जो संबंध होता है उसे अन्वय कहते हैं। एक लाइन में कह सकते हैं अन्वय के बारे में हम कि शब्दों के तर्कपूर्ण क्रम को अन्वय कहते हैं। और हिंदी में यह तर्कपूर्ण क्रम व्याकरणिक दृष्टि से लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के अनुसार देखा जाता है। अब अन्वय की दृष्टि से जैसे हम देखते हैं, पहला सेंटेंस दिया गया इसमें मोहन घर गया और दूसरा दिया गया है राधा घर गई। तो प्रथम वाक्य जो है मोहन घर गया, उसमें कर्ता मोहन और उस कर्ता अर्थात मोहन के अनुसार क्रिया क्या है, गया। वाक्य पुल्लिंग में है और कर्ता एक वचन का है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम वाक्य यानी मोहन घर गया में कर्ता, क्रिया, लिंग और वचन की दृष्टि से तर्कपूर्ण क्रम में शब्द रखे गए। अतः अन्वय की दृष्टि से या शब्दों के तर्कपूर्ण क्रम में यह वाक्य उपयुक्त है। अब दूसरा वाक्य है राधा घर गई। दूसरे वाक्य में कर्ता अर्थात कर्ता राधा के अनुसार क्रिया क्या है, गई। और वाक्य स्त्रीलिंग में है, यह भी एक वचन है। तो इन दोनों ही वाक्यों को हम देखते हैं कि दोनों वाक्यों में कर्ता, क्रिया, लिंग और वचन की दृष्टि से वो क्रमशः तर्कपूर्ण ढंग से रखे गए हैं और उनका अर्थ व्यवस्थित है। इस प्रकार वाक्य रचना का जो पहला तत्व है वो अन्वय है। अन्वय के अर्थ में
बात यह आती है कि वाक्य में शब्दों का जो तर्कपूर्ण क्रम है उसे हम अन्वय कहते हैं। अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कर्ता और क्रिया का जो दृष्टि से अन्वय देखा जा सकता है। अब दूसरा तत्व जो है वो है पदक्रम। पदक्रम में जैसा स्क्रीन पर दे रहे हैं कि पदक्रम का अर्थ क्या है, तो पदक्रम का अर्थ होता है वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों का जो क्रम संयोजन है वह उचित होना चाहिए। यानी अर्थ और संबंध की जो प्रधानता है उसके अनुसार शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने की क्रिया जो है वो पदक्रम कहा जाता है या पदक्रम कहलाता है। हिंदी वाक्य में सामान्यतः कर्ता, कर्म, क्रिया आदि या इनके क्रम से पदों का संयोजन किया जाता है, किंतु कभी कभी यह भी देखा जाता है कि विशेष प्रयोजन से इस पदक्रम में परिवर्तन भी कर दिया जाता है। भाषा की उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी जो है वो वियोगात्मक यानी विशिष्ट भाषा है और इस दृष्टि से इसमें पदक्रम का विशेष महत्व है, जबकि हिंदी की उत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृत उसकी मातृभाषा है, जो कि संयोगात्मक संश्लिष्ट भाषा है जिसमें पदक्रम बदलने से उसका अर्थ नहीं बदलता। अर्थात संस्कृत में वाक्य में शब्दों का जो संयोजन है उसके प्रयोग की दृष्टि से उसमें अर्थ में बदलाव नहीं आता है, किंतु हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। हिंदी में पदक्रम बदलने से वाक्य का जो अर्थ है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे मौखिक रूप से हम एक आपको उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक वाक्य लिया जा सकता है, राम ने मोहन को पीटा। वाक्य वही, वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया की दृष्टि से अर्थ समझ में आ रहा कि राम ने मोहन को पीटा। अब इसमें अगर हम शब्दों में परिवर्तन कर दें, राम की जगह मोहन को रख दें और मोहन की जगह में राम को रख दें, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे राम ने मोहन को पीटा तो प्रथम शब्द है राम और उसकी जगह पर अगर मोहन आ जाएगा तो अर्थ उल्टा हो जाएगा कि मोहन ने राम को पीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी में पदक्रम यानी शब्द के संयोजन में परिवर्तन या बदलाव की दृष्टि से वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन या बदलाव हो जाता है। अतः सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हमने आपको दो वाक्य बताए, राम ने मोहन को पीटा है, मोहन ने राम को पीटा। तो पहले वाक्य से हम ये देख सकते हैं कि मोहन पीटा गया, जबकि दूसरे वाक्य से पता चलता है कि राम पीटा गया है। राम और मोहन के स्थान बदल देने से या वाक्य में परिवर्तन कर देने से वाक्य का जो अर्थ है उसमें एकदम बदलाव आ गया। किंतु संस्कृत में शब्द के साथ विभक्तियाँ जुड़ी होती हैं, इसलिए वहाँ पदक्रम में बदलाव कर देने से वाक्य का जो अर्थ है अर्थात जो वाक्यार्थ है उसमें परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण संस्कृत का भी दे सकते हैं, रामा मोहनम ताडयति, यानी रामा में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और मोहनम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है, तो यानी राम ने मोहन को पीटा। ठीक है, और इसी को अगर दूसरे शब्दों के क्रम में परिवर्तन कर, दूसरे दृष्टि से शब्दों में परिवर्तन करके देखा जाए तो हम कर सकते हैं कि मोहनम रामा ताड़यति, यानी मोहन को राम ने पीटा या मोहन को राम पीटता है। तो पहले भी रामा है यानी राम ने, दूसरे में भी रामा है यानी राम ने। तो इस प्रकार राम ने मोहनम यानी मोहन को, ताड़यति माने पीटा या पीटता है, यानी राम मोहन को पीटता है या मोहन को राम पीटता है। इस प्रकार शब्दों के क्रम में परिवर्तन की दृष्टि से संस्कृत जो कि संश्लिष्ट भाषा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो तो दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक समान या एक जैसा लगता है। राम मोहन को पीटता है, स्पष्ट है पदक्रम का महत्व तो संस्कृत में नहीं है, किंतु हिंदी में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह तो हुई अन्वय और पद क्रम की दृष्टि से
वाक्य रचना को जो मूलतः तत्व हैं उनकी बात। अब संक्षिप्त तौर पर हम वाक्य की विशेषताएं भी देख लेते हैं कि वास्तव में वाक्य में किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। वाक्य विशेषता मुख्यतः यह है कि वास्तव में वाक्य में यानी वाक्य रचना में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाना चाहिए, तभी भाषा सुगठित और सैद्धांतिक दृष्टि से सार्थक हो सकती है। जब तक व्याकरणिक नियमों का वाक्य रचना में पालन नहीं किया जाएगा तब तक भाषा अपने सैद्धांतिक महत्व को स्पष्ट नहीं कर सकती है। सीरियल नंबर 2 पर देख सकते हैं हम, स्पष्टतया यानी स्पष्टता वाक्य संरचना की दूसरी विशेषता हो सकती है। यानी वाक्य संरचना की दूसरी विशेषता के रूप में हम वाक्य में व्याकरणिक नियमों की जो स्पष्टता है उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं। वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुरूप जब शब्दों का प्रयोग होगा तो उसमें अर्थगत स्पष्टता स्वयं आ जाएगी और इसका होना परम आवश्यक है। आगे हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो पदक्रम का तारतम्य है वह उचित दृष्टि से होना चाहिए, यानी कर्ता कर्म क्रिया लिंग वचन आदि का जो संयोजन है वह दुरुस्त होना चाहिए। अगले क्रम में कह सकते हैं हम कि वाक्य जहाँ तक हो संक्षिप्त होने चाहिए, तभी वह सुगठित हो सकते हैं। उसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इससे भाषा प्रभावशाली नहीं रह जाती है। अतः स्पष्ट है कि वाक्य रचना संयत सुस्पष्ट संतुलित एवं निर्देश होने पर ही भाषा जो है अधिक प्रभाव डालने में सक्षम या समर्थ हो सकती है। तो यह तो हुई आज वाक्य का अर्थ, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य रचना के तत्व में अन्वय पदक्रम की बात, और इसके साथ ही वाक्य के अंतर्गत जिन विशेषताओं को हम ले सकते हैं उन पर चर्चा। अगर इस दृष्टि से आज के अध्ययन में आपको कोई समस्या आ रही है, कोई जानकारी अलग से चाहते हैं, तो उन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखिए और उनकी जानकारी के लिए आप ग्रुप के माध्यम से या हमारे व्यक्तिगत नंबर पर आप अपना संदेश प्रेषित कर अपनी समस्याओं का निराकरण या अन्य जो भी जानकारियां हैं या जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान या निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।